आफ्टरनून फ्रेंड्स। आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर। चलिए, आप लोगों को लेक्चर दिया था आज सुबह देखने के हिसाब से। आप लोगों की कॉस्टिंग क्लास कंप्लीट हो गई, आप लोगों ने बताया था। तो होप आप लोगों ने लेक्चर देखा है। उस लेक्चर में हमने आईटीसी स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? आईटीसी, जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है। वो आईटीसी के अंदर मैंने बोला था एक चीज नहीं है, बाकी तो सब ऐसा ही है। जो बेसिक डेफिनेशन है, इसमें से काफी डेफिनेशन तो पहले भी हो गई थी। एलिजिबिलिटी कंडीशन सेक्शन 16 कि भैया किसको आईटीसी मिले, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी और कंडीशंस होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी सेक्शन 16(1) के अंदर है। दो एलिजिबिलिटी, दो चीज है। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर हमको कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बराबर है। और ये कंडीशन मैंने बताया था बेटा, चार बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ तो तीन है, वैसे चार बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इसको पढ़ना पड़ता है विथ रूल 36। तो अगर मैं आपकी जानकारी बोलूं तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ये सिर्फ इतना है बेटा, बस। और इसके साथ रूल 36 है कि भैया आईटीसी अगर आपको क्लेम करना है, या अगर आपने देखा होगा तो समझेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या क्या डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए, क्या क्या कागज पत्र वगैरह चाहिए। तो इसके अंदर 1, 2, 3 तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये 1, 2 और 3 ये देख चुके हैं। ये 4th सिर्फ एक अमेंडमेंट, हालांकि ये भी पहले था, समझना बात, नया नहीं है, पहले भी था, लेकिन पिछले बार अगेन नोटिफिकेशन फॉर्म में था। अब उस नोटिफिकेशन को परमानेंटली एक्ट में डाल दिया। जैसे कंपोजिशन लेवी के बारे में आपको बताया था, याद होगा, मैंने बताया था जो सर्विसेज वाला 50 लाख वाला क्राइटेरिया था वो पहले नोटिफिकेशन के थ्रू था। अब इस बार क्या किया है, नया सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 2A, 10(2)A, याद है क्या? भूल गए? 10(2)A नया सेक्शन ऐड किया था, रीस्ट्रक्चर किया था पूरा कंपोजिशन लेवी, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे रूल 36 में एक चौथा पॉइंट ऐड किया गया, उसी नोटिफिकेशन को ऐड कर दिया। इसमें एक बार नहीं, इसमें 2 बार चेंज हुए हैं। एक बार पूरा मतलब पहले 20% था, अब 10% हो गया। वो मैं बाद में बताता हूँ क्या चेंज है। 2 बार चेंज हुआ, अभी भी नोटिफिकेशन को रूल के अंदर ऐड कर दिया। बस ये पूरा बोल्ड लेटर जो है, ये मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा, ये उसमें नहीं था। बाकी तो ये सब एज इट इज उसके अंदर था, रिवर्सल वगैरह, मुझे जहां तक ध्यान है यहाँ तक पूरा कंप्लीट करवाया था मैंने इसके। अरे हाँ ना, देखे क्या आप लोगों ने? क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ पकड़ सर। लेके। यहाँ तक पूरा कंप्लीट था, ठीक है। अब आगे जो है, मैं ये तो अभी पढ़ाता हूँ, आगे सेक्शन 17 स्टार्ट होगा। रूल 42, रूल 43, जो दो तीन तीन चीजें है, ये सब तो बात की। रूल 43 तो लाइव लूंगा, ये इसमें अमेंडमेंट है, लाइव ऑनलाइन लाइव हम पढ़ेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में ये सब पढ़ने के पहले हमको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्या नाम है? ब्लॉक्ड क्रेडिट। ये ब्लॉक्ड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से रखने वाली चीजें है। ये देखिए बहुत बड़ा है। तो अभी अपनी क्लास होने के बाद मैं आप लोगों को 2 लेक्चर दूंगा, वो 2 लेक्चर आपको कल देखना है। एक, अब आपके पास टाइम है ना, एक लेक्चर उससे छोटा है, एक लेक्चर तो पूरा 2 घंटे का है और एक लेक्चर 1.5 आवर का है। तो वो 2 लेक्चर्स आपको कल देखना है। उसके बाद हम परसों फिर मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, ठीक है? परसों हम मिलेंगे। 2 लेक्चर आप लोगों को मैं आज, अभी क्लास कंप्लीट होगी मैं आपको दे दूंगा, आपको जब टाइम मिले आप देखिए। लेकिन कल परसों दोपहर तक आपको देखना है। कल दिन भर है, आज का दिन भर है, परसों सुबह का पूरा टाइम है आपके पास। क्वेश्चन आंसर्स भी है उनके अंदर। मैं 2 चीज अभी कराने वाला हूँ आप लोगों को। पहले तो ये पढ़ाता हूँ, इसमें हमको करीब करीब हाफ एन आवर, 1.5 हाफ आवर, पौन घंटा हमको लग जाएगा। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन नंबर में थोड़ा चेंज करवाऊंगा, तो वो आप कर लें, ठीक है? हाँ, तो ये क्या पढ़ा रहे थे? ये हम पढ़ रहे थे सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्या था इसके अंदर, बोलना जरा। पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए आईटीसी लेना है तो डॉक्यूमेंट तो मिल जाते थे। ये पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में लिखा है। 3rd पॉइंट में एक चीज लिखी थी कि भैया अगर फ्रॉड है, अगर फ्रॉड का केस है तो आईटीसी नहीं मिलेगा।
सीधी बात है, गवर्नमेंट के साथ आप फ्रॉड करोगे तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी थोड़ी देने वाली है। अरे हाँ ना, अगर आपकी जो डिमांड फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आप कोई चीज छुपा रहे हो गवर्नमेंट से, तो फिर आईटीसी कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है, वो नहीं मिलेगा, अवेल ही नहीं कर सकते आप। फोर्थ पॉइंट के अंदर एक जरा बात आई, बात ऐसी थी कि जीएसटी का जो मैकेनिज्म है, जरा एक बार उस पर ध्यान दो। जीएसटी का मैकेनिज्म ऐसा है, एक रहता है सप्लायर और एक होता है रिसीवर। गुड सर्विस कुछ भी हो सकते हैं, सप्लायर होता है, एक रिसीवर होता है। सप्लायर मान लीजिए 1 लाख रुपए के गुड्स ट्रांसफर करता है रिसीवर को, और जीएसटी उसके ऊपर लगाया जाता है मान लीजिए 12% से 12,000 रुपए, ठीक है। अब ये जो रिसीवर है, अगर रिवर्स चार्ज नहीं है, रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, समझना बात, रिवर्स चार्ज नहीं है तो सप्लायर मुझे बताइए, रिसीवर कितना पेमेंट करेगा सप्लायर को? सर पूरा 1,12,000 का पेमेंट कर देगा। और ये जो हमारा सप्लायर है, ये गवर्नमेंट को इसमें से 12,000 रुपए पे कर देगा, और ये बताएगा मैंने ये जो 12,000 रुपए है इस रिसिपिएंट से कलेक्ट किए, और ये रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालेंगे। समझे क्या बात? अब ये पता कब चलता है? सप्लायर 3B जब अपना 1S भरेगा, इधर देखिए GSTR1 जब फाइल करेगा, अभी 1S हो गया, GSTR1 यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखिए GSTR1 वो डालेगा सप्लायर, पूरा ये सब GSTR1S हो गया। अभी ये सब हम रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा 10th चैप्टर है, कौन सा क्या रिटर्न किसको भरना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। वैसे मैं वीडियो में बीच बीच में बता भी रहा हूँ कि ये फाइल होता है, 2B में रिफ्लेक्ट होगा, 2A में, ये सब मैं बताता भी हूँ। तो उसने तो फाइल कर दिया, अब ये ऑटो पॉपुलेट होगा रिसिपिएंट के इसमें कि भैया रिसिपिएंट के इसके अंदर 2A में ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा कि भैया ये 12,000 आपने जीएसटी जमा किया। क्या ऐसा हो सकता है रिसिपिएंट ने तो ईमानदारी से पेमेंट कर दिया 1,12,000 का, लेकिन सप्लायर ने बदमाशी कर दी हो, सप्लायर ने पेमेंट ही नहीं किया? ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा हुआ तो रिसिपिएंट को क्या क्रेडिट मिलेगा? सवाल ये उठता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट कब ले सकते हैं। इसने पेमेंट तो कर दिया, सब कुछ कर दिया रिसिपिएंट ने, लेकिन क्या ये क्रेडिट ले सकता है? अब यहाँ पे गलती सप्लायर की है, बात समझना। कायदे से गवर्नमेंट ने सप्लायर को पकड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने सजा दी है रेसिपिएंट को। नहीं, क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। सर ये तो ज्यादती हो गई ना सर, ऐसा वैसा। हाँ ज्यादती तो है, ज्यादती तो है। फिर गवर्नमेंट को थोड़ी दया आई, अरे यार ये गलत है यार, पूरा बेचारे की बैंड मत बचाओ, एक काम कर, तो उन्होंने नोटिफिकेशन लाया है, और उस नोटिफिकेशन को और एक बार अपडेट किया। यानी मतलब लास्ट एग्जाम में मेरे ख्याल से इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी देखा था मैंने, क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर से अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट तो पिछले एग्जाम के पहले ही हो गया था, क्वेश्चन आ भी चुका है, लेकिन अब क्या है, इसको रूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, फिर से क्वेश्चन आने के चांस है, ऐसा मेरा कहना। फिर से आप एग्जाम हो रही है आप लोगों की, तो मतलब आप लोग है ना, पलक और अभिलाषा 2 ही हो आप देने वाले, जुलाई में एग्जाम हो रही है फर्स्ट वीक में, तो देखो अभी क्वेश्चन फिर से आ सकता है, ठीक है। जुलाई वाला पेपर बड़े काम का रहेगा, नवंबर वालों के लिए जो जो पूछ लिया वो छोड़ देने का मतलब चांस कम हो जाए। चलिए, तो ये मैकेनिज्म आपको समझ गया। अब इस पे हमारा ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये इस पे बेस्ड है कि भैया पहले तो बोली गवर्नमेंट कुछ नहीं देंगे, फिर उनको थोड़ी दया आई कि कुछ तो भी देंगे, चलो ठीक है देते हैं कुछ, क्या वो पढ़ते हैं, ITC to be availed by registered person in respect of invoice या debit notes, the details of which has not been uploaded by supplier under subsection 1 of section 37, जिसको GSTR1 में बोलता हूँ। ये सेक्शन 37 अपना वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, रिटर्न shall not exceed 10%। अच्छा 10% ही ले सकते हैं, लेकिन किसका? of eligible credit available in respect of invoices or debit note, the detail of which have been uploaded by supplier under subsection 1 of 37। सच्ची बोलना समझ में आया है क्या? सच्ची सच्ची बोलना। नो सर। नहीं, बस वही तो सुनना था। कोई बात नहीं समझा, मुझे भी पता है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसके पीछे की थोड़ी कहानी पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैंने बड़बड़ किया वही कहानी लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं समझा जाने दो ना, मुझे अभी नहीं समझा, ठीक है।
It is observed that some taxpayers take inflated और bogus ITC, जीएसटी भरना नहीं पड़े, जबरदस्ती का बोगस आईटीसी ले लेते थे। और बोगस आईटीसी के लिए क्या करते थे, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस भी जमा कर लेते थे। भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन क्या थी, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस जमा होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस रहना चाहिए, तो जमा कर लिया, कहीं से भी ला लेते थे। इवन इफ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस आर नॉट अवेलेबल, अवेलेबल रहे वो जमा कर लेते थे, अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन वो लोग क्रेडिट ले लेते थे। To exercise control of the malpractice of availing bogus ITC by taxpayer, certain restrictions have been placed on availment of ITC. ITC on all invoices, debit notes which are uploaded by supplier in their GSTR1S can be availed in full. भैया देखो, जो सप्लायर ने अपलोड कर दिया उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो क्लियर रिफ्लेक्ट होगा ना मेरे 2A के अंदर। Yes, sir. बताइए ना, so common sense. The recipient gets detail of tax invoices and debit note uploaded by supplier in their GSTR1S in his recipients के GSTR 2A और 2B में पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब 2A 2B क्या होता है वैसे मतलब बीच में बताया भी था वीडियो में, लेकिन ठीक है आप जाने दो, रिटर्न चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, नीचे लिखा भी है शॉर्ट चीज में, ठीक है, ये जो है लिखा है, लेकिन अभी समझे ठीक नहीं समझे ठीक कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीएसटीआर1 एक मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट है, कुछ लोगों को मंथली फाइल करना पड़ता है, कुछ लोगों को क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर डिटेल है आउटवर्ड सप्लाई का, जो रजिस्टर्ड सप्लायर करता है, सप्लायर सप्लायर जो आउटवर्ड सप्लाई करता है वो जीएसटीआर1 के अंदर डिटेल डालता है, बराबर है। और ये जो डिटेल्ड है जो सप्लायर फर्निश कर रहा है, ये कम्युनिकेट की जाती है, ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाती है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाती है रिसिपिएंट के अकाउंट में। तो सप्लायर जैसे ही डालेगा भैया मैंने ये जीएसटी नंबर वाले से इतना इतना टैक्स कलेक्ट किया और मैं अपने रिटर्न के अंदर डाल रहा हूँ। मान लो सप्लायर 1 लाख का पेमेंट करता है और उसने 10-10 हजार रुपए का जीएसटी 10 अलग लोगों से कलेक्ट किया, तो वो डिटेल देगा रिटर्न में कि मैंने 10,000 इससे किया, 10,000 इससे किया। तो ये इससे यानी नाम नहीं डालता, जीएसटी नंबर डालता है उस फर्म का, उस पर्सन का, जिसका भी वो डाले, जिससे उसने कलेक्ट किया है। आई क्या बात समझ में आपको? Yes, sir. टीडीएस कैसा था, 26 एस में दिखता था, बताया था मैंने टीडीएस के बारे में कि क्लेम कर सकते हैं अपन, भूल गए क्या? डायरेक्ट टैक्स में बस ऐसी चीज है ये। अब जीएसटी या रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा, और जीएसटीआर 2B एक ऑटो ड्राफ्ट आईटीसी स्टेटमेंट है, ये हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जनरेट होती है बेस्ड ऑन जीएसटी1 फाइल्ड बाय सप्लायर। अब थोड़ी जानकारी के लिए और इस पर अगर लाइट डालना है तो डाल सकते हैं। मान लो मैं रिसिपिएंट हूँ, ऐसा एक सप्लायर है, मैंने हो सकता है सैकड़ों सप्लायर से खरीदा गुड्स, मैं रिसिपिएंट हूँ, मैंने कितनों से खरीदा होगा, मान लो मैंने S1 S2 S3 S4 S5 ये 5 लोगों से मैंने 1-1 लाख के गुड्स खरीदे और सबसे मैंने 12-12 हजार रुपए जीएसटी पे किया है। बात समझ रहे क्या आपकी, नहीं समझ रहे? Yes, sir. अब ये 12 into 5 यानी 60,000 का मैंने जीएसटी पे किया है, बराबर है, मैं रिसिपिएंट हूँ, बराबर है, मैंने गुड्स रिसीव किए, इतना जीएसटी पेमेंट किया। अब जो जीएसटी, अब मुझे क्रेडिट लेना है, तो सबसे पहली बात आपके 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये लोगों ने अगर ईमानदारी से अपना रिटर्न वगैरह सब भरा होगा तो 2A में रिफ्लेक्ट होगा। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. और 2B एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट आपको बना के दे रही है, जीएसटीएन पोर्टल आपको बना के दे रहा है कि भैया तेरा इस महीने का इतना आईटीसी होता है हमारे हिसाब से, 2B में भी यही रिफ्लेक्ट होगा। गड़बड़ तब आती है जब जितना भरना चाहिए उतना नहीं भरते, कोई चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए उसका, कोई चीज का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए उसका भी क्रेडिट हम ले लेते हैं, तो 2B और 2A में फर्क आता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अपने क्लाइंट को, आपका बिजनेस है बहुत बड़ा और आपके फॉरेन से क्लाइंट्स वाइंट्स आते हैं, आपने उनको लंच कराया, बड़े होटल में लेकर गए, तो क्या ये सर्विस होटल की जो आपने ली, जो लंच किया उसका पेमेंट किया, उससे जीएसटी दिया आपने, क्या ये इन कोर्स फॉर फर्दर ऑफ बिजनेस है? Yes, sir. यस, क्रेडिट मिलना चाहिए उसका, Yes. लेकिन नहीं देंगे। सर क्यों नहीं देंगे? हमारी मर्जी, नहीं देंगे, बोल दिया ना एक बार नहीं देंगे। कौन बोलता है सर, कौन रोकता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 रोकता है, जो आप अगले लेक्चर में देखोगे। इसे कहते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्या कहते हैं, बोलो बेटा, बोलो मेरे साथ, ब्लॉक्ड Blocked credit. क्रेडिट। गवर्नमेंट ने इनको ब्लॉक कर दिया, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। व्हीकल, व्हीकल काय के लिए लिया? बिजनेस के लिए लिया, बिजनेस के आने जाने के लिए लिया।
डेप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है इनकम टैक्स बिजनेस के लिए, तो मैंने बताया था। जीएसटी नहीं मिलेगा, नहीं देना है हमें। अरे सर क्यों नहीं देना है, हमारी मर्जी नहीं देना है। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसपे क्रेडिट नहीं मिलता। ब्लॉक्ड क्रेडिट जो अगले लेक्चर आपको मिलेगा उसमें पढ़ाया जाएगा। और ब्लॉक क्रेडिट के बाद उसके पहले की, मतलब थोड़ा सा मैं पहले सेक्शन 70 स्टार्ट तो करूंगा, लेकिन सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 2 3 4 पहले नहीं पढ़ाऊंगा, पहले 5 पढ़ाऊंगा, फिर चारों के पीछे आऊंगा। तो ऐसे जाके ऐसे आना पड़ेगा हमारे को, तभी मजा आएगा, तो अच्छे से समझ जाएगा। तो 2B के अंदर ब्लॉक्ड क्रेडिट माइनस कर देगा अपने आप जीएसटी वाला। 2A में तो सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। 2A में तो ब्लॉक्ड क्रेडिट, भाई तुमने जीएसटी नंबर किसी को दिए, वो तो तुम्हारे नाम से रिटर्न फाइल कर देगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा 2A में। लेकिन 2B में वो चीजें आएंगी जो क्रेडिट मिल सकता है कि नहीं, तो ब्लॉक्ड वाले अपने आप हट जाएंगे 2B के लिए। समझ रहे आप, नहीं समझ रहे? नहीं भी समझे तो जाने देना, रिटर्न चैप्टर में सब आने वाला। समझ गए तो बहुत अच्छी बात। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. However, in respect of invoices, debit note, details of which are not up, हाँ किसी ने कर बदमाशी कर दी, अपने जीएसटी किसी सप्लायर ने जीएसटी और बदले अपलोड ही नहीं किया। अब अपलोड ही नहीं किया तो सोच के देखो ना, 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगा क्या रिसिपिएंट के? कॉमन सेंस। No, sir. नहीं होगा रिफ्लेक्ट। तो आईटीसी अब आप तो मांग रहे हो, अरे यार मैंने तो उसको पेमेंट किया ना, लेकिन हाँ भाई ठीक है तूने किया, लेकिन उसने नहीं किया ना सर, उसकी गलती। तो पहले तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती थी, तुम जाओ वो जाने, हमको नहीं बोलना। तुम ऐसे आदमी से काम करो जो बराबर रिटर्न भरे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ बोला गया है आईटीसी कैन बी, यू कैन क्लेम, जरूरी नहीं कि क्लेम करना है, तुम्हारी मर्जी है। यू कैन बी अवेल ओनली अप टू 10% ऑफ, अप टू, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। अच्छा थोड़ा और पढ़ते हैं। अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस, डेबिट नोट, डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय सप्लायर। ये भी नहीं समझाऊंगा, बोलो फिर से नहीं समझा, नहीं समझा बोलो ना, नहीं समझा सर। मतलब कैसा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भैया 10% तक ही मिलेगा, लेकिन किसका 10% मिलेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा सर, बराबर क्लियर नहीं हो रहा है ना। 10% तक मिलेगा। अब ये किसका 10%? जितना सामने वाले ने नहीं भरा उसका 10%, कि जितना मेरा एलिजिबल क्रेडिट है उसका 10%। यहाँ बात आती है जो आपका एलिजिबल क्रेडिट है उसका 10%। मैं चाहूंगा ये डायग्राम वगैरह तेल लगाने जान दो, अब एक इल्यूस्ट्रेशन पे आता हूँ, मैं एक इल्यूस्ट्रेशन पे आता हूँ, जरा ध्यान देना, बाद में वापस उस पर भी आ जाऊंगा। विजय सेल्स, रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव 100 इनवॉइस। मैं सप्लायर हूँ, उस मेरे पास 100 इनवॉइस आए फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी मैंने 100 बिल, मतलब इस बार जो गुड्स खरीदे वो उसके अंदर टोटल मेरे को 100 इनवॉइसेस आए। मैंने 100 अलग अलग लोगों से खरीदा होगा, या जिससे भी खरीदा, मुझे 100 बार मैंने खरीदा गुड्स। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं रिसिपिएंट हूँ, मैंने 100 अलग अलग सप्लायर होंगे या 10 सप्लायर से 10-10 बार लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। इन लोगों से मैंने 100 इनवॉइसेस लिए, 100 इनवॉइसेस का जितने गुड्स परचेज किए। आई क्या बात समझ में? गुड सर्विस दोनों आ गए, 100 इनवॉइस टोटल। ठीक है, और उसके अंदर टोटल इनवॉइस जो जीएसटी है 12, 18, 5 सब मिला मिलू के 10 लाख रुपए होता है। समझ रहे क्या आप? यानी Yes, sir. मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरा जो इस मंथ का इनपुट या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड जो भी होगा, इसके जो मेरे इनवॉइस जो मैंने परचेज किया वो 100 टोटल इनवॉइसेस है, और उसके अंदर जो मैंने जीएसटी भर चुका हूँ वो टोटल 10 लाख रुपए का है। ये मेरा इनपुट्स है। क्या है मेरा? इनपुट्स है। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, आगे की कहानी, आगे कहानी कुछ ये है। अब इसमें से 100 में से 80 इनवॉइसेस अपलोड हो जाते हैं। सप्लायर बराबर ईमानदारी से करता है, यानी इसका मतलब कितने लोगों ने नालायकपना किया? 20 invoice. अरे भाई सीधी सी बात है, 80 इनवॉइस बराबर अपलोड हो गए, 20 लोगों ने नालायकपने कर दिए, इन्होंने अपलोड नहीं किए। अब सर जीएसटी कितना था वो तो बताइए। ये कहना चाहते हैं 80 इनवॉइसेस में 6 लाख जितना जीएसटी था। समझ रहे नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. 6 लाख जीएसटी था, ये मेरा इनपुट है। वैसे तो 10 लाख पूरा इनपुट था। अब 20 इनवॉइसेस में कितना था? 20 ऑब्वियसली कितना बचेगा? 4 लाख। अब हमारा रूल क्या कहता है, पहले ये क्लॉज आने के पहले क्या था
जो बराबर अपलोड हुआ है उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। मुझे बताइए ये 6 लाख का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. सर ये एलिजिबल क्रेडिट है। क्या है ये? 100% एलिजिबल। समझ में आई क्या बात? और ये जो 4 लाख है ये क्या हुआ? इन एलिजिबल। इसका तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट को दया आ गई, नहीं 10% तो देते ना यार, 10% देते हैं, ठीक है 10%, मैक्सिमम 10% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 10% किसका देने की बात की इन लोगों ने? देखो ना, देखो ना, इन्होंने बात की इफ, देखिए आईटीसी ऑन इनवॉइस विच हैव नॉट बीन अपलोडेड, उसका क्रेडिट तो देंगे, लेकिन कितना देंगे? 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। ओके, जो अपलोड किया है सप्लायर ने GSTR1 में, जिसके अंदर आप 100% क्लेम कर रहे हो। ओके, मुझे एग्जांपल देख के बताओ एलिजिबल आईटीसी कितना है इस केस में? 6 लाख एलिजिबल आईटीसी है। तो मुझे 4 लाख तो नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है? 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी मतलब 60,000 मुझे क्रेडिट मिलेगा। बोलो बच्चों, बात आई क्या समझ में? यस सर Yes, sir. यानी ये महीने में मैं कितना क्रेडिट ले सकता हूँ? 6 लाख तो पूरा ईमानदारी मेरे धर्म का, और 60,000 और ले सकते हैं आप, ये 4 लाख। अब समझ लो ये सप्लायर ईमानदार थे, बेचारे बेईमान नहीं थे। अगले महीने इन लोगों ने बराबर 4 लाख भर दिए। ये 20 इनवॉइस अगले महीने हो गए बराबर। इन लोगों ने, भाई तकलीफ आ गई, कोरोना आ गया, नहीं भर पाया वो आदमी रिटर्न टाइम पे, तो अगले महीने भर दिया उसने, इंटरेस्ट पेनल्टी जोड़ के बराबर ईमानदारी से। अब अगले महीने आपके अगेन GSTR2 में, सॉरी 2A में ये 4 लाख रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? बस मुझे ये बताइए। हाँ सर। अब ये 4 लाख में से अब आप कितना क्रेडिट ले सकते हैं? बस इतना बता देना। कॉमन 340. 3,40,000 सर, 60,000 तो पहले ही ले लिया था ना। अरे हाँ ना, नहीं समझे क्या? समझ गए अच्छा चलो, मेरा बड़ा दिल है, मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए तुम्हारा ये दान, तुम्हारा भीख नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 6 लाख का क्रेडिट लेता हूँ, मैं ये 60,000 एक्स्ट्रा लेता ही नहीं। 10%, अरे हट, मेरे को नहीं होना, जाओ। और अगले महीने 4 लाख वालों ने बराबर 4 लाख इनवॉइसेस जमा कर दिए, तो मैं पूरा 4 लाख ले सकता हूँ ना? हाँ सर. हाँ बस वो, नहीं तो अपना दिमाग मत चलाना यार, ठीक है? चलिए, समझ में आया पहला एग्जाम्पल? यस Yes, सर sir. ये देख लो, बहुत सही जा रहे, बहुत सही जा रहे। दूसरा इलुस्ट्रेशन भी ले लेता हूँ, लगे हाथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब एक आपके कॉमन सेंस की परीक्षा होती है। अजय सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, और उसको वही 100 इनवॉइस है, और उसको जीएसटी भी 10 लाख उसको मिलता है, और 100 में से 85 इनवॉइसेस अपलोड हो जाते हैं, और उसमें जीएसटी रहता है 9.5 लाख अपलोड हो जाता है। मतलब सिचुएशन यहाँ पे कुछ ये है, अब ये 80 की जगह कितना है अभी? यार जान दो, काट। 80 की जगह कितना हो गया? 85। और ये कितना बचेगा फिर बताइए? 15। और यहाँ पे इनपुट कितना है? 9.5 लाख। तो बचेगा कितना बताइए? है ना? नहीं समझ रहे क्या? पता नहीं। Yes, sir. समझ रहे अब ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा तुम्हारे को, बताओ जरा? 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। व्हाट इज एलिजिबल आईटीसी सर? 9.5 लाख। इसका 10% कितना होता है? 95,000। लेकिन तुम्हारा टोटल इन एलिजिबल क्रेडिट है कितना? 50,000 ही है ना? अब बताओ कितना मिलेगा? 95। सर कैसी बात कर रहे हैं? जितना क्रेडिट है ही नहीं, उससे ज्यादा क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? बताइए। समझ गए Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? कॉमन सेंस। 50 कितना आसान है, कितना आसान है, देख लो क्वेश्चन, देख लो, सेम सेम वैसा ही हुआ है। ये पढ़िए, ये पढ़िए, पढ़िए इसको। Since in this case 10% of eligible ITC in respect of invoice uploaded is 95,000, it exceeds the actual ITC.
in respect of 15 invoices which are not uploaded in GSTR1, ITC should be availed to actual amount. उससे ज्यादा कहाँ से देंगे यार, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। क्लियर है बच्चों? कौन आ रहा जा रहा है? अरे क्लियर है क्या? हाँ नहीं बोलिए। हाँ सर। बस यही Yes, एक छोटा सा चिल्लर सा अमेंडमेंट था। हालांकि ये वीडियो में था, लेकिन मैंने काट दिया। काटा इसलिए क्योंकि वो अमेंडमेंट बोल के नहीं था, वो नोटिफिकेशन बोल के था, इसीलिए इसको अमेंडमेंट बोल के साइड में करा। क्लियर है क्या बेटा सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. अरे यार क्या हो गया? तो यहाँ पे भी वही सब लिखा हुआ है कंसेप्ट के बारे में, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? अरे हाँ ना, समझ Yes, रहे sir. नहीं समझ रहे, वही बात है, 10% की बात है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी है। अब ये बताइए, आपको आज के लिए एक लेक्चर भेजूं क्या? नहीं, आज तो देख नहीं पाऊंगे ना आप लोग, अभी देख पाऊंगे? नहीं सर, कल नो। नहीं सर। मैं अभी 2 लेक्चर भेज रहा हूँ, अभी 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 सेंड कर रहा हूँ। कल का दिन आपको दे रहा हूँ। कल के दिन आप 2 लेक्चर देख लो। अब आपको आज देखना है आज देखो, आधा आज देखना है आधा देखो, आपको जो करना है कर सकते हैं, आपके पास है। लेकिन उसमें एक लेक्चर तो पूरा 2 घंटे का, लेकिन एक लेक्चर छोटा है, सिर्फ 1.5 घंटे का। ठीक है, आधा घंटा कम है। तो कल का दिन आपको पूरा दे रहा हूँ। परसों हम क्लास लेंगे, परसों के दिन। और परसों के दिन एक चीज आपको पढ़ाऊंगा। परसों के दिन एक सुबह ही क्लास ले लेंगे। बात सुनना जरा, मैं टाइम आपको कन्वे कर दूंगा। मैं 8-9 बजे करीब, नहीं आपका 9:30 बजे तो ये रहता ना, हम 8 बजे करीब क्लास ले लेंगे परसों के दिन, या अपने ही टाइम पे रखते हैं। और उसके बाद 2 छोटे छोटे लेक्चर आपको रहेंगे आपके देखने के लिए, जिसमें प्रॉब्लम्स वगैरह है, बाकी कुछ नहीं। तो वो आप लोगों को देखना रहेगा। और उसके बाद हम फिर जो रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जो चैप्टर है 7, देखिए 7th और 8th चैप्टर और 10th चैप्टर, इसके लिए लाइव ही क्लास होंगी। कोई किसी तरह का वीडियो अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है भी तो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा है। लाइव क्लास होगी 7th 8th और 10th। 9th के अंदर लाइव कुछ पार्ट वीडियो मिल सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता पूरा लाइव ही है। पूरा वीडियो तो मिल ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है लाइव ही। ठीक है, तो 7th 8th और 9th बस ये चैप्टर के लिए अब आपको 2-3 वीडियोस मिलेंगे, वो आपको देखना है, काम खत्म। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। उसके बाद सब अपना लाइव ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है अगला भले, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। 7th 8th चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर 7th वाला जो है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज यही रुकते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। हाँ सर हाँ आप बोलो। सेकंड प्रोविजन सर रिपीट कर सकते हैं? कौन सा हाँ सर। प्रोविजन? सेकंड प्रोविजन। अरे कौन से? इसका सिर्फ जो कल पढ़ा था वो कंपोजिशन लेवी का सेकंड प्रोविजन ना। नहीं सर, जो नहीं वीडियो सर, में आया। 16:2 का। 16 1 मिनट रिपीट क्यों नहीं कर सकते भैया? कब कर सकते? ये वाला? नहीं सर, पेज 214 पे। अच्छा, ये विद रूल 37, यस सर। यस सर। ये यहाँ से यहाँ तक रूल 37 के साथ बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं? पूरे सेकंड प्रोविजन की बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं बोलो सर, ना। ऊपर वाला। ये इतना? Yes, सर। हाँ इतना ही। हाँ सर। हाँ देखो, देखो बेटा ऐसा है, अब होता क्या है, इनवॉइस का जो पेमेंट है वो 180 डेज में हो जाना चाहिए। बात यहाँ पे ये आती है। ठीक है, अब इसके अंदर Yes, sir. सुनना, सेक्शन 16(2) जो हमको कहता है कि भैया आप क्रेडिट कब ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गलती जो है रिसिपेंट की तरफ से हो रही है। अब समझना बात, अगर रिसिपेंट पेमेंट नहीं करेगा तो सामने वाला अपलोड कैसे करेगा?
पेमेंट तो आना चाहिए 180 डेज में। यहाँ पे पेमेंट जो इनवॉइस का है 180 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, ये कहना है गवर्नमेंट का। सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से ये प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट पेमेंट फॉर इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। 180 यानी मोटा मोटी 6 महीने हो गए, ठीक है। इसके साथ और कुछ प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो गलती किसके एंगल से हो रही है? सप्लायर के एंगल से। यहाँ गलती किसके एंगल से हो रही है? रेसिपिएंट के एंगल से गलती हो रही है, ठीक है। अदर देन सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज इसलिए छोड़ते हैं कि रिवर्स चार्ज में ऑब्वियसली रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अमाउंट towards the value of supply along with tax payable thereon within the period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to ITC credit availed by recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed. अब ये समझा क्या आपको? ये समझा क्या आपको? नहीं सर। इसके अंदर बात ये निकलती है कि भैया अगर देखो पेमेंट 180 दिन में देना है, अगर रेसिपिएंट फेल हो जाता है, अगर रेसिपिएंट फेल कर जाता है कि भैया नहीं दिया उसने पेमेंट, समझना कब नहीं दिया उसने? अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स। मान लो 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई है और उसपे 12,000 जीएसटी है, तो टोटल पेमेंट कितना निकलता है बेटा? 1,12,000। तो अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी 1 लाख अलोंग विद टैक्स पेबल देयर ऑन यानी 12,000। समझ में आई बात? सर कब तक देना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 180 180 डेज, days। ठीक है, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। और ये कहानी कब है? अगर रिसिपिएंट फेल हो जाता है तो भैया अमाउंट टुवर्ड, ये जो अमाउंट निकलता है 180 दिन में फेल हो जाता है तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा? अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय रिसिपिएंट। अब ये रिसिपिएंट ने तो पहले ही आईटीसी ले लिया होगा क्योंकि सप्लायर ने तो भर दिया ना। आप देखो चीज समझो, यहाँ हो क्या रहा है, यही केस ले लो आप। ये केस में रिसिपिएंट, सप्लायर ने बराबर ईमानदारी से भर दिया 12,000 पहले ही महीने में। भैया कई बिजनेस में क्या होता है, 3-4 महीने की उधारी देनी पड़ती है, समझ गए क्या? तो पैसा आए नहीं आए, सप्लायर को तो अपने जेब से भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? एक बार भरना पड़ेगा। रिटर्न तो उसको टाइम पे हर महीने भरना है, तो सप्लायर ने तो भर दिया जीएसटी। अब ये 3 महीने बाद पैसे दे देगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसने बदमाशी कर दी, 180 दिन तक पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, और इसने क्रेडिट तो ले लिया, ये रिसिपिएंट ने क्रेडिट तो ले लिया ना कि नहीं लिया? हाँ सर ले इसने तो लिया। पहले महीने ही क्रेडिट ले लिया था, यानी पेमेंट भी नहीं किया और क्रेडिट ले लिया। तो गवर्नमेंट ने, अब इसमें नुकसान किसका हो रहा था? सप्लायर का नुकसान। और सप्लायर बोले यार सर हमारा उसका भी देखो ना, आप वो तो क्रेडिट ले लेता है और फिर हम अपने जेब से पैसा भर रहे हैं और वो तो हमको फिर पेमेंट ही नहीं देगा और क्रेडिट खा जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। तो ठीक है हम 180, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस में जो टाइम लिमिट रहती है ना वो करीब करीब 3-4 महीने पेमेंट की रहती है, कई सारे बिजनेसेस रहते हैं। तो इसने क्या किया, कई में तुरंत भी रहती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी, 180 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। बहुत टाइम हो गया 180, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो 180 डेज के अंदर अगर रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं किया तो समझना यानी ये रेसिपिएंट ने, ये 1 लाख तो इसका और इसका लेना देना है, गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट को किससे लेना देना है? ये 12,000 रुपए से। ये 12,000 रेसिपिएंट ने यूज किया कि नहीं किया गवर्नमेंट के पैसे? यस सर किया, बिना पेमेंट किए। एक्चुअल में तो कर लिया। रेसिपिएंट ने पेमेंट कहाँ किया, लेकिन यूज तो किया ना। अब 180 दिन होगा अभी भी पेमेंट नहीं किया तो भैया उस पे इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। किससे? एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय रेसिपिएंट shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। जो प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या प्रिस्क्राइब है देखो, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 18%, 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट टिल डेट व्हेन अमाउंट इज एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इज पेड। जिस दिन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करेगा वो आदमी एक्चुअल के अंदर इंटरेस्ट जो मतलब अपना अमाउंट जोड़ के
आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जब पे करेगा उस तारीख तक, यानी सीधी बात है 180 दिन तो निकल गए। उसने तो जिस दिन क्रेडिट ले चुका था, जिस दिन उसने क्रेडिट यूज कर लिया था, उस दिन से कब तक, जिस दिन एक्चुअल पेमेंट करा वो दिन तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% के हिसाब से। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। यस अब सर। एक चीज और समझना, आगे की बात, अब बात निकली तो पूरी समझो। अब इसके अंदर अगर उसने क्रेडिट अवेल ही नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो क्रेडिट भी अवेल नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं सर। नहीं, फिर कोई इंटरेस्ट का, तो क्रेडिट ही अवेल नहीं किया तो काय का इंटरेस्ट का सवाल उठता भैया? आई बात समझ में आ रही बात? ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा फिर। चलिए, हाउ अब मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरी है क्या पूरा एक साथ वो पेमेंट कर दे? नहीं। देखो 1 लाख का बिल है, ऐसा भी हो सकता है ना वो पार्ट पेमेंट करे। सर इसने 180 दिन के अंदर 50,000 का पेमेंट कर दिया था और बचा 50,000 180 दिन बाद किया, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अभी जीएसटी कितना होता है? 6-6 हजार होता है। तो ये 6,000 पे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 6,000 पे फिर इंटरेस्ट लगेगा। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। यस क्लियर है? और बोलो। सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है दोनों पार्टीज के बीच में कि मतलब 180 दिन के बाद ही पूरा पेमेंट करना है, तो उसमें क्या होगा? ऐसा कुछ के बारे में लिखा नहीं है। लेकिन सर उसमें तो ऐसे फिर सप्लायर की गलती, किसकी गलती है? उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं, भले ही एक्सटेंड कर गलती रहा है वो। सप्लायर की हो, भले ही यहाँ भी तो सप्लायर को सजा थोड़ी, सप्लायर की सजा मिल रही ना। आप सोच के देखो, पेमेंट भले ही नहीं मिल रहा, सरकार तो सप्लायर को सजा दे रही है ना। गवर्नमेंट अपना जीएसटी अपने सप्लायर को थोड़ी दे रही है, वो तो खुद रख रही है जीएसटी। नहीं समझे आप? हाँ सर, हाँ समझ गए। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप या तो ऐसा समझ लो, देखो बेटा, विदाउट कंसिडरेशन अगर काम होता है तो उसके लिए ये एक्सेप्शन है। यहाँ 3 एक्सेप्शन है कि भैया ये प्रोविजन कब नहीं लगेगा। आप जरा देखो, ये जो पेमेंट है विद इन 180 डेज और इंटरेस्ट वाला है, ये अप्लाई नहीं होगा कुछ सिचुएशन में। एक तो आरसीएम, तो रिवर्स चार्ज का सीधी बात है, सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, तो बात ही खत्म। सप्लायर जब तक भरेगा नहीं तब तक आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी उसने लिया ही चाहिए, तो काय का इंटरेस्ट? फिर अवेल ही नहीं किया तो काय का इंटरेस्ट? डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडर, कुछ ऐसे सप्लायर रहते हैं विदाउट कंसिडरेशन रहते हैं। विदाउट कंसिडरेशन तो जीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता ना भैया। फिर अरे कंसिडरेशन जरूरी है ना, पढ़ाया था ना शुरुआत के लेक्चरों में, हाँ भूल सर, गए हाँ। क्या? हाँ सर। एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी। कुछ तो भी कारण से एडिशन हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी in relation to sub supplies being incurred by recipient of supply। इसके अंदर आप एग्जांपल अगर देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे क्वालिटी डिस्प्यूट कभी हो जाती, कई बार भाई माल तो बेच दिया सप्लायर ने, लेकिन क्वालिटी डिस्प्यूट होता है, आपको पता है ना ये चीज? भैया 2 करोड़ की मशीन मैंने बुलाई, लेकिन वो मशीन बराबर नहीं थी, तो सामने वाला क्या करता है? पेमेंट रोक देता है, और 180 दिन ज्यादा हो गए, और क्रेडिट तो ले लिया उसने इनवॉइस के बेसिस में, ठीक है, got the added to output tax liability of PZP, and thus it has to pay back the credit only after vendor rectified the machine and PZP released the payment could PZP take the credit again। आई बात समझ में? ये कौन सा हो गया? ये हो गया डिस्प्यूट वाला केस। डिस्प्यूट वाला एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये किसने किया एडिशन? अगेन सप्लायर ने। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। और जो आप आयुष बोल रहे हो, वैसा कुछ ऐसा लिखा नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं लिखा है ऐसा कुछ भी। अगर भैया कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 6 महीने बाद ही पेमेंट देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसके लिए लॉ के अंदर। एज यू नो जीएसटी नया नया लॉ है, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन हम अगर लॉ की बात करें तो भैया आप कॉमन सेंस सोच के देखो, सप्लायर ने तो बराबर रिटर्न भरा होगा कि नहीं? भले ही 6 महीने बाद पेमेंट होगा, सप्लायर ने तो नेक्स्ट मंथ रिटर्न भर दिया होगा ना, हाँ सर। क्योंकि सप्लायर अगर रिटर्न नहीं भरेगा तो पेनल्टी लगेगी उसको। ये आगे रिटर्न वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, रिटर्न लेट भरने की पेनल्टी है, इंटरेस्ट लगता है। सप्लायर ने भर दिया और पेमेंट नहीं हुआ 180 दिन में, तो भैया
क्रेडिट तुमने लिया है तो गवर्नमेंट तो तुमको पकड़ेगी, सीधी सीधी बात है। यानी ये प्रोविजो एप्लीकेबल होगा, ऐसा मेरा मत है। अभी तक इसके अंदर ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करना है सर ये बताइए, हमको प्रोविजो अप्लाई करके आना है, सीधी सीधी बात। हाँ सर, समझ गया। और हाँ, गुड सर। बेटा ऋषिकेश आपको समझेगा, साहिल ऋषिकेश आपको डाउट था इसके हाँ अंदर? सर। हाँ सर, समझ गया। चलो ठीक है, चलिए तो आज यही रुकते हैं दोस्तों। फिर मैं आप लोगों को अभी लेक्चर सेंड करता हूँ, आप लोग देखिए उसको। कल छुट्टी, मतलब कल के लिए लेक्चर देखने के लिए दे रहा हूँ। परसों हम मिलते हैं, परसों का टाइम आपको मैं कल शाम तक ही बता दूंगा, सुबह ही मिल लेंगे। ठीक है बेटा, सुबह या फिर रोज वाले टाइम पे अपने 11:15 बजे। ठीक है, जुबैर सर की तो क्लास रहती है आप लोगों की, उतना टाइम आपको मिल जाएगा लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज हम यही रुकते हैं। टिल देन बाय।